हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज से उत्तर प्रदेश एचजीएस के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 यानी कि कंसोलिडेशन एक्ट को शुरू कर रहा हूं। और ये सबसे इजी एक्ट है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना है। इसमें कुल मिलाकर के 54 सेक्शंस हैं, जिसमें से करीब 10 से 15 सेक्शन ओमिटेड हो चुके हैं। तो आपको बचा कितना पढ़ने के लिए? मुश्किल से 35 से 40 के बीच में आपको सेक्शंस पढ़ने हैं, और उसमें भी बहुत ही सिलेक्टेड सेक्शंस पढ़ने हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप मेरे वीडियो की हेल्प लेते हैं तो ये एक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हम अपने वीडियो में सिर्फ उन्हीं बिंदुओं, उन्हीं सेक्शंस की चर्चा करेंगे जो हमारे काम के हैं। बाकी सेक्शंस या बाकी बातें जो हमारे काम की नहीं हैं वो हम वीडियो में नहीं लेंगे। कंसोलिडेशन एक्ट पढ़ने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जोत क्या है, होल्डिंग क्या है। क्योंकि होल्डिंग पर टोटल डिपेंड है ये। होल्डिंग ही नहीं तो कंसोलिडेशन एक्ट ही कहाँ से आएगा, फिर उसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो बिना होल्डिंग के तो कंसोलिडेशन हो ही नहीं सकती। तो होल्डिंग को कंसोलिडेशन एक्ट का, क्योंकि कंसोलिडेशन एक्ट का जो सेक्शन 3 है ना, वो टोटल डेफिनेशन क्लाज है। पूरे जितने भी डेफिनेशंस हैं सब इसी सेक्शन के अंतर्गत रख दिए गए हैं। तो धारा 3 का जो सब क्लाज 4 गा है 4C, उसमें होल्डिंग को, जोत को डिफाइन किया गया है। और ये कहा गया है कि जोत से तात्पर्य ऐसी भूमि से है या भूमि के ऐसे भाग से है जो कोई खातेदार स्वयं धारित करता है अथवा संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ धारित करता है। एक ही खाते के अधीन कई लोग धारित करते हैं या एक ही खाता एक व्यक्ति धारित करता है। तो जो खाता धारित करता है वो होल्डिंग है, खाते में वो होल्डिंग है। और रियल में देखा जाए तो जमीन का वो भूभाग जिस पर वो काबिज है ऑन रिकॉर्ड, वो उसके लिए, हमारे लिए होल्डिंग है। और अब धारा 3 का क्लास 2 है, जिसमें यह बताया गया कि चकबंदी क्या है। चकबंदी को डिफाइन किया गया। तो हम यहाँ चकबंदी को डिफाइन पहले नहीं करके ये जानेंगे कि चकबंदी किस तरह की भूमियों पर नहीं होगी, किस टाइप के भूमि पर चकबंदी अधिनियम लागू नहीं होगा, या वहाँ चकबंदी, ऐसी भूमियों पर चकबंदी नहीं होगी। वो भूमि इसलिए हम पढ़ रहे हैं चूंकि जोत पढ़ रहे हैं। जोत को हमने पढ़ लिया कि सेक्शन 3 के सब क्लास 4 गा में डिफाइन किया गया है। तो ये भी होल्डिंग्स हैं। इस टाइप की होल्डिंग्स पर कंसोलिडेशन एक्ट लागू नहीं होगा, या इस टाइप की होल्डिंग्स पर चकबंदी नहीं होगी। ये 2 में बताया गया है, सेक्शन 3 के क्लास 2 में बताया गया है। जहां चकबंदी को परिभाषित किया गया है वहीं स्पष्टीकरण देकर के लिखा गया है कि ऐसी भूमियों पर चकबंदी लागू नहीं होगी, या धारा 3 के सब क्लास 2 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित भूमियां नहीं होंगी। यानी कि उस प्रयोजन में ये भूमियां नहीं आएंगी। स्पष्ट रूप से करा जाए कि चकबंदी के अंतर्गत निम्नलिखित भूमियां नहीं आएंगी, ऐसे आप कह सकते हैं। पहली है कि वह भूमि जो
चूंकि धारा 4 के अधीन तो अधिसूचना जारी की जाएगी, तो जब अधिसूचना जारी कर दी जाती है तभी आगे प्रोसेस बढ़ता है। धारा 4 में गजट होता है चकबंदी के लिए। तो इस क्लाज में यह कह दिया गया कि अधिसूचना की विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक के ठीक पहले के कृषि वर्ष में बागती, यानी कि ऐसी कोई जमीन जो अधिसूचना जारी होने के तिथि के ठीक पूर्व वाले कृषि वर्ष में वो बाग भूमि थी, यानी कि उसमें उसके पहले भी कृषि नहीं होती थी, वो भूमि बाग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो अगर वो बाग भूमि थी तो वहाँ चकबंदी लागू नहीं होगी, या यूँ कह सकते हैं कि बाग भूमियों पर चकबंदी लागू नहीं होगी। शर्त ये है कि जब वो गजट हुआ है, विज्ञप्ति की घोषणा की गई है, उसके ठीक पहले वाले कृषि वर्ष में वह बाग भूमि रही हो। ऐसा एक पहली तो बाग भूमि हो गई। दूसरी वह भूमि जो हमेशा जल प्लावित रहती है, वह भूमि जिसमें बाढ़ का पानी आया करता हो तथा अत्यधिक कटाव होता हो। इसका मतलब यह है कि ऐसी भूमि कृषि के योग्य होती ही नहीं है। तो वो भूमियां जो कृषि के योग्य नहीं है, कारण है वो बाढ़ से पीड़ित रहती है, या वो एरिया बाढ़ से ही प्रभावित रहता है, और मिट्टी का अत्यधिक कटाव होता है बाढ़ की वजह से। तो यहाँ पर भी चकबंदी लागू नहीं होगी ऐसी भूमि पर। तो पहली बाग भूमि हो गई। दूसरा जो है बाढ़ वाला एरिया में जो भूमियां हैं वो हो गई जिसमें कटाव ज़्यादा होता है। तीसरा इन्होंने बताया है कि 1931, ये मैं पढ़ देता हूँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है चूँकि ये हो चुका है। 1951 में जो हमारे पास जमींदारी वाला उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम था हमारे पास, ये रेवेन्यू एक्ट के पहले वही हम लोग पढ़ते थे। तो उसके अंतर्गत धारा 132 में उल्लिखित कुछ भूमियाँ थी जिसमें चकबंदी लागू नहीं होती थी, तो वो इसमें चकबंदी में अभी भी रखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जमींदारी विनाश का अधिनियम था हमारे पास, उसमें धारा 132 में उल्लिखित भूमियों पर भी चकबंदी लागू नहीं होती। और वो जगह जो साल के अधिकतम समय तक जल प्लावित रहते हैं, जल से भरे रहते हैं, एक प्रकार का वो जलाशय का रूप ले लेते हैं धीरे धीरे, तो उन पर भी चकबंदी लागू नहीं होती है। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है चूँकि ये यहाँ से MCQ आते हैं। ऊसर, कल्लर, रहेला, ये 3 नाम आपको याद रखना है, और ये मिट्टी के नाम हैं, ज़मीन के प्रकार के नाम हैं। ऊसर ज़मीन हो गई, कल्लर हो गई, रहेल और रेहाला, ऊसर, कल्लर, रेहाला, ये तो इनके रेहाला के गांठों से बना कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर की कृषि भूमि भी है। तो इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई कृषि क्षेत्र भी है तो भी वहाँ चकबंदी लागू नहीं होगी। चकबंदी के प्रयोजन के लिए वो भूमि प्रयुक्त नहीं होगी। ऊसर, कल्लर, रेहाला के गांठों से बना कोई क्षेत्र है और भले ही इस क्षेत्र के अंदर कृषि योग्य भूमि भी हो तो ऐसी जगह पर चकबंदी नहीं होगी। धारा 3 का क्लास 2 का स्पष्टीकरण में यह सब दिया गया है। और यहां से पूछा जाता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी पूछा जाता है। पान, गुलाब, बेला, चमेली तथा केवड़ा उपजाने वाले, चमेली का मतलब चमेली जैसे और भी चमेली वर्ग के जितने भी पौधे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो पान हो गया, गुलाब, बेला, चमेली, केवड़ा उपजाने के लिए
अगर भूमि प्रयुक्त की जा रही है तो उस भूमि पर भी चकबंदी लागू नहीं होगी। ये आपको पान, गुलाब, बेला, चमेली और चमेली जैसे पौधे, पेड़ अगर उगाए जाते, केवड़ा का पेड़ उगाया जाता, तो जिन जमीनों में इस तरह की खेती होती है या इस तरह का कार्य किया जाता है उस जमीन पर भी चकबंदी नहीं होगी या चकबंदी लागू नहीं होगी, या चकबंदी के लिए ऐसी भूमियां प्रयोग नहीं की जाएंगी, चकबंदी के लिए ऐसी होल्डिंग्स प्रयोग नहीं की जाएंगी या चकबंदी के प्रयोजन में ऐसी होल्डिंग्स नहीं आएंगी। और आखिरी में समानता संबंध लिख देते हैं कि और बाकी अगर आवश्यकता अनुसार चकबंदी अधिकारी जैसा उचित समझे, तो इसमें भी लिख दिया गया है कि ऐसे अन्य क्षेत्र जिनको चकबंदी संचालक चकबंदी के प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझता है तो उन भूमियों पर भी चकबंदी नहीं लागू होगी। ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें चकबंदी संचालक चकबंदी के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त समझता है तो उन पर भी नहीं लागू होगी। तो इतने तो गिना दिए गए, बाकी नहीं गिनाए गए। बाकी चकबंदी संचालक के ऊपर है कि उसे लगता है कि यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए, ये अनुपयुक्त है भूमि, बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है, तो वहाँ पर भी लागू नहीं होगी। तो आपके लिए इसमें 3 क्लाज बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ऊसर कलर वाला, रेहाला वाला देख लीजिए, पान, गुलाब, चमेली, केवड़ा को देख लीजिए, बेला को देख लीजिए। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर चकबंदी ऐसी भूमियाँ जहाँ पर ये सारे कार्य होते हैं वो भूमियाँ चकबंदी के प्रयोजन के लिए नहीं। ये हो गया जल प्रभावित वाला, देख लीजिए कि जहाँ जल साल के अधिकतम समय तक जल भराव रहता है तो वो भी नहीं है। दूसरी ऐसी ज़मीन भी जहाँ पर मिट्टी का कटाव अधिक होता है बाढ़ की वजह से, वो भी भूमि नहीं है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है। इसके बाद अब जब होल्डिंग पता चल गई हमको, तो होल्डिंग किसी न किसी के पास होगी, तो अब इसका मतलब वो खातेदार है। तो खातेदार को धारा 3 के सब क्लास 11 में डिफाइन किया गया है। तो धारा 3 का सब क्लास 11 टेन्योर होल्डर की बात करता है। टेन्योर होल्डिंग किसके पास होगी? जिसके पास होगी उसको हम टेन्योर होल्डर बोलेंगे, खातेदार बोलेंगे। तो खातेदार को इसमें भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। और इसमें जो बताया गया है उसको आप देख लीजिए, और जो राजस्व संहिता में बताया गया है उसको भी आप देख लेना। थोड़ा सा आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों में चूंकि कंफ्यूज हो जाएंगे फिर आप, ये आपको देखना है। तो इसमें ये कहा गया कि खातेदार का तात्पर्य है या खातेदार के अंतर्गत आते हैं अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर। पहला, उसमें भी ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर है, तो इसमें भी ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर आता है। दूसरा, अनंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर से है, यानी कि इसमें भी नॉन ट्रांसफरेबल वाला भी आता है। तो ट्रांसफरेबल वाला भी आता है, नॉन ट्रांसफरेबल वाला भी आता है। इसके बाद उसमें भी असामी आता है, इसमें भी असामी आता है, उसमें भी सरकारी पट्टेदार आता है, इसमें भी सरकारी पट्टेदार आता है। एक नहीं आता है जो इसमें है, वो ये है सहकारी कृषि समिति, जो ऐसी शर्तों को पूरा करती हो जो नियत किए जाएं। ये भी कंसोलिडेशन एक्ट के अंतर्गत खातेदार माना गया है। उसमें 4 प्रकार बताए गए हैं, और इस तरह से देखा जाएगा तो इसमें 5 प्रकार हो जाएंगे अगर अपने तरह से आप काउंट करेंगे तो खातेदार को 3 में डिफाइन किया गया है। ये याद रखने की बातें हैं। होल्डिंग को 3 के सब क्लास 4 गामा या 4C में डिफाइन किया गया है। तो ये दोनों क्लियर हो जाने चाहिए, तभी आप कंसोलिडेशन कर पाएंगे, कंसोलिडेट कर पाएंगे, भूमियों का कंसोलिडेट कर पाएंगे। तो अब ये पता चल गया, तो बीच में हमें कुछ और परिभाषाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ हम देख लेंगे। और एक विशेष बात इसमें ये भी है, यहीं पर देख लेते हैं कि धारा 3 का जो सबसे पहला क्लास है, धारा 3(1) के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी को डिफाइन किया गया है। और इसमें से पूछा जाता है, सहायक चकबंदी अधिकारी के बारे में तो उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी वो संपूर्ण अधिकारी के बारे में पूछ लेते हैं। अब मोटी हेडिंग से बेयर में तो संपूर्ण अधिकारी कहीं नहीं लिखा हुआ है,
तो ये समकोण अधिकारी सहायक चकबंदी अधिकारी के अंतर्गत ही आता है। तो अगर समकोण अधिकारी के बारे में पूछा जाए तो उसको आप समझेंगे सहायक चकबंदी अधिकारी समझेंगे। तो और अगर ये पूछा जाए कि सहायक समकोण अधिकारी को कहाँ किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो धारा 3(1) ही आपको बताना है। हालांकि धारा 3(1) में सहायक चकबंदी अधिकारी को डिफाइन किया गया है और उसी को डिफाइन करते हुए स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि इसका प्रयोग इसके अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी के अंतर्गत समकोणी अधिकारी भी है। डिफाइन करने के बाद लास्ट में ये लाइन जोड़ दी गई है। तो समकोण अधिकारी के बारे में पूछा गया है कई बार, इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया। अब जो ज़रूरत पड़ेगा डेफिनेशन का वो हम वहाँ ले लेंगे। यहाँ पर हम सेक्शन 4 को समझते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 4। यहीं से शुरू होती है चकबंदी का शुरुआत यहीं से होता है। तो धारा 4 के अंतर्गत जो राज्य सरकार होती है, तो राज्य सरकार धारा 4 के अंतर्गत गजट में घोषणा करना अनिवार्य करती है। तो जब वह किसी क्षेत्र को चकबंदी के अंतर्गत लाना चाहती है या किसी क्षेत्र में चकबंदी करवाना चाहती है, तो वो धारा 4(1) के अधीन या अंतर्गत घोषणा का प्रकाशन करेगी तथा प्राधिकारी को किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा भूमि के स्तर को मालूम करने का अधिकार भी मिल जाएगा। यानी कि जब गजट हो जाएगा तो जो इनको परिणाम अधिकारी कहते हैं, चकबंदी के अंतर्गत जिन लोगों को पावर दिए जाएंगे शुरुआत में सर्वेक्षण वगैरह करने के लिए, भूमि के प्रकार को मालूम करने के लिए, तो इनको हम परिणाम अधिकारी कहते हैं। तो परिणाम अधिकारी अथवा जो नियुक्त किए जाएं प्राधिकारी, इनको किसी भूमि में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है। किसी भूमि में प्रवेश करके उसका सर्वेक्षण करना, भूमि के प्रकार को जांचना, भूमि के स्तर को मालूम करना, इन सब का अधिकार उन्हें मिल जाता है। और घोषणा का प्रावधान जो एक्ट में किया गया है ये अज्ञापक है, यानी कि घोषणा को प्रकाशित करना ही होगा, गजट करना ही होगा, उसके बाद ही ऐसा होगा। तो धारा 4 में आप समझ लीजिए विज्ञप्ति जारी हो गई, तो इतना उसका परिणाम निकलेगा। और धारा 4 का के अनुसार वहीं पर यह बता दिया गया कि चकबंदी एक बार हो जाने के बाद उस एरिया में पुनः चकबंदी 20 वर्ष के बाद ही होगी। 20 वर्ष की अवधि के भीतर दोबारा चकबंदी नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी ये कहा गया कि अगर कुछ विशेष परिस्थितियां लोकहित में हैं, राज्य सरकार को ऐसा लगता है, तो राज्य सरकार 10 वर्ष के बाद ही ऐसी घोषणा कर सकती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जहां पर जिस भी क्षेत्र में भूमियों पर चकबंदी हो चुकी है, सामान्यतः 20 वर्ष के बाद ही दोबारा वहां चकबंदी होगी। लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, राज्य सरकार लोकहित में ऐसा कर सकती है कि वह उस क्षेत्र में चकबंदी 10 वर्ष के बाद फिर से करा दे। तो यानी कि 10 वर्ष से कम समय में पुनः चकबंदी नहीं कराई जा सकती, कम से कम ये तो साफ हो गया। स्थितियां चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, 10 वर्ष के बाद ही पुनः उस क्षेत्र पर चकबंदी की जा सकेगी जहां पर एक बार हो चुकी है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 20 वर्ष और 10 वर्ष याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा। तो धारा 4 का प्रभाव भी आएगा। तो धारा 4 का प्रभाव धारा 5 में बता दिया गया है। धारा 5 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि धारा 4 के सब क्लास 2 के अधीन अगर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है तो उस विज्ञप्ति के कुछ प्रभाव भी होंगे।
और वो जो प्रभाव होंगे उन प्रभावों को आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि सवाल यहाँ से भी कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो ये जो चर्चा है धारा 5 की हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो दे दूं। और ये कंसोलिडेशन, मैंने एक सिस्टर हैं मेरे चैनल पर, उनके कहने से मैं ये शुरू कर रहा हूं। और मेरे लिए कोई मेरा एक ही सब्सक्राइबर मेरे को कमेंट करके बोलता है कि सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो मैं उसके लिए वो कर देता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि 100, 200, 1000 लोग अपील करें तब कहीं जा करके मैं काम करूं। एक ही कोई मुझे ऐसा कमेंट कर देता है और मुझे ये लगता है कि उसके अंदर कुछ क्षमता है, कुछ आग है, कुछ करना चाहता है, तो मैं उस एक व्यक्ति का सिंगल सपोर्ट भी करता हूं। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरे लिए खुशी की बात होती है।